गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन जो आप लोगों को प्रोटीन का मैंने बताया था, उसको विस्तृत रूप से उसका अध्ययन हम लोग करेंगे और उसकी चर्चा करेंगे। जानेंगे कि प्रोटीन के जितने भी प्रकार होते हैं वो किस तरीके से होते हैं और कौन कौन से प्रोटीन उनमें पाए जाते हैं। हम लोगों ने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था 3 प्रकार से। प्रोटीन को 3 प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है या वर्गीकृत किया जाता है। पहला जो आधार है जिसके आधार पे हम लोग वर्गीकरण करते हैं वो होता है आवश्यक अमीनो अम्ल के आधार पर, बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड्स, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में अभी की थी। हम पहले इसी की बात करेंगे पूरी कि क्या होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कंप्लीट प्रोटीन या पूर्ण प्रोटीन जिसे हम कहते हैं। दूसरा है पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन या आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन। और तीसरा है इनकम्प्लीट प्रोटीन या अपूर्ण प्रोटीन। तो हम इन तीनों के बारे में विस्तृत जानेंगे अभी। पहले हम बात करते हैं पूर्ण प्रोटीन किसे कहते हैं। प्रोटीन का जो ये प्रकार है, जब हम इसका आधार बताए थे तभी हमने बताया था आवश्यक एमिनो अम्ल की उपस्थिति के आधार पर, यानी जो आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं उनकी उपलब्धता के आधार पर ही ये प्रोटीन हमारे लिए पूर्ण प्रोटीन होता है। एमिनो एसिड कई प्रकार के होते हैं। कुछ हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, कुछ अनावश्यक होते हैं। अनावश्यक इसलिए नहीं कि उनकी आवश्यकता हमारे शरीर को नहीं होती है, लेकिन जो आवश्यक होते हैं जिनको कि आहार से हम प्राप्त करते हैं, जो अनावश्यक होते हैं जिनका कि हमारे शरीर में ही रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, इसलिए वो अनावश्यक नहीं होते कि उनकी ज़रूरत हमें नहीं होती है। और कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं, प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनके रेशो की हमें ज़रूरत होती है, लेकिन अगर जो उसमें पाए जाने वाले अमीनो एसिड होते हैं उनका कार्य हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो जब हम पूर्ण प्रोटीन की बात करेंगे तो पूर्ण का अर्थ ही होता है कि ऐसा प्रोटीन जिसमें हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक सभी प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। ऐसे एमिनो एसिड वाले प्रोटीन को हम लोग पूर्ण प्रोटीन कहते हैं। यानी वह प्रोटीन जिसमें सभी आवश्यक एमिनो एसिड इस अनुपात में उपस्थित रहते हैं कि यदि संपूर्ण आहार के अतिरिक्त ऊपर से प्रोटीन युक्त भोजन न भी लिया जाए तो भी शारीरिक विकास पर किसी भी प्रकार का कोई ऋणात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जो इस प्रकार के प्रोटीन होते हैं इन्हें हम पूर्ण प्रोटीन का दर्जा देते हैं। यानी जितने भी आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही भोज्य पदार्थ में सभी प्रकार के आवश्यक एमिनो एसिड पाए जाएं, लेकिन कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जिनमें हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास से संबंधित लगभग सभी प्रकार के आवश्यक एमिनो एसिड पाए जाते हैं और इसी वजह से उन्हें हम संपूर्ण प्रोटीन या पूर्ण प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो उदाहरण में अगर हम देखें तो उदाहरण है जैसे दूध की केसीन प्रोटीन, दूध की जो केसीन प्रोटीन होती है, अंडे की एल्ब्यूमिन प्रोटीन, सोयाबीन की ग्लाइसिनिन प्रोटीन, ये सब हमारे लिए पूर्ण प्रोटीन होती है, कंप्लीट प्रोटीन। क्यों? क्योंकि इन प्रोटीन्स में, या इस तरीके के भी बहुत सारे नाम आएंगे, इन प्रोटीन्स में जो भी आवश्यक एमिनो एसिड हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं वो इन सब में पाए जाते हैं। यानी इन पदार्थों को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर को संपूर्ण प्रोटीन की प्राप्ति होती है। तो इस वजह से इनको हम लोग पूर्ण प्रोटीन का दर्जा देते हैं या पूर्ण प्रोटीन के प्रकार में इसको हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट है आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन। आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन या
पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन। हमने कहा ना कि सारे भोज्य पदार्थ ऐसे नहीं होते जिसमें सभी प्रकार के आवश्यक एमिनो एसिड हमको प्राप्त हो जाए। कुछ भोज्य पदार्थ हमारे ऐसे होते हैं जिनमें कुछ प्रोटीन एमिनो एसिड आवश्यक वाले होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनका कि हमारे शरीर में कोई भी उपयोगिता नहीं होती है। ठीक है, तो अगर ऐसा भोज्य पदार्थ जिसमें कुछ तो आवश्यक है और कुछ आवश्यक एमिनो एसिड की कमी है या बिना उपयोग वाले हैं, ज़्यादातर तो वही है कि कुछ आवश्यक एमिनो एसिड की कमी होती है, तो अगर उनको किसी ऐसे भोज्य पदार्थ के साथ मिला करके बनाया या पकाया जाता है जिससे उस एमिनो एसिड की कमी को पूरा किया जा सके, तो फिर ये हमारे लिए पूर्ण प्रोटीन का काम करते हैं। लेकिन तब तक हमारे लिए ये आंशिक रूप से पूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें संपूर्ण आवश्यक एमिनो एसिड नहीं पाए जाते हैं, कुछ आवश्यक एमिनो एसिड्स की इसमें कमी होती है। ठीक है, अभी आगे इसको और बताते हैं। वे प्रोटीन जिसमें एक या दो आवश्यक एमिनो एसिड की कमी पाई जाती है वो आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन कहलाते हैं। इस प्रकार की प्रोटीन आहार में ग्रहण करने से शारीरिक भार में किसी प्रकार का अंतर नहीं आता है। ये प्रोटीन शरीर में होने वाले तोड़ फोड़ की मरम्मत निरंतर करती रहती हैं। दालों और अनाजों आदि की प्रोटीन इस वर्ग में आते हैं। सिंपल तरीके से आप समझना चाहें तो ये समझिए, मान लीजिए आपको ABCD 4 प्रकार के एमिनो एसिड्स की आवश्यकता है आपके शरीर को। आप जो पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं उसमें A, B और D पाया जा रहा है, C नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन आप उसी पदार्थ को किसी ऐसे पदार्थ के साथ मिला करके बनाइए जिसमें A और B और D भले न पाया जाता हो लेकिन C जरूर पाया जा रहा हो। तो ऐसे भोज्य पदार्थ के साथ जब हम मिला के पकाते हैं तो वो भोज्य पदार्थ हमारा जब रासायनिक परिवर्तन उसमें होता है तो वो पूर्ण प्रोटीन का काम हमारे लिए करता है। ठीक है, तो जो अनाजों की प्रोटीन होती है और दालों की जो प्रोटीन होती है ये हमारे लिए आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन होती है। लेकिन जब इन दोनों को आपस में मिलाकर यानी जब हम खिचड़ी पकाते हैं तो ये प्रोटीन हमारे लिए पूर्ण प्रोटीन का काम करती है। ठीक है, अनाजों की प्रोटीन में लाइसिन और दालों की प्रोटीन में मेथियोनिन नामक एमिनो एसिड की कमी होती है। फिर से सुनिएगा, अनाजों में लाइसिन और दालों में मेथियोनिन नामक प्रोटीन की कमी होती है, लेकिन जब इनको आपस में मिला के पकाया जाता है तो ये कमी खत्म हो जाती है और जो हमारा आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन है वो पूर्ण प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसी का अपूर्ण प्रोटीन यानी इनकम्प्लीट प्रोटीन, यानी ऐसा प्रोटीन जो कि हमारे शरीर में तो जा रहा है लेकिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक एक भी एमिनो एसिड उसमें उपस्थित नहीं है। तो ऐसा प्रोटीन हमारे लिए इनकम्प्लीट या अपूर्ण प्रोटीन की श्रेणी में आता है, जैसे मक्के की जैन प्रोटीन और फलों की जिलेटिन प्रोटीन। ये प्रोटीन तो हैं, इनके रेशे हमारे शरीर में जाते हैं, वो अपना काम करते हैं। मक्के का रेशा शरीर में काम करता है, फलों के रेशे शरीर में काम करते हैं, लेकिन इनके प्रोटीन का कोई भी कार्य हमारे शरीर में नहीं होता है क्योंकि इनके प्रोटीन में किसी भी प्रकार का आवश्यक एमिनो एसिड नहीं पाया जाता है जो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में किसी भी प्रकार से सहायक हो सके। तो ये हमारे 3 प्रकार के वो प्रोटीन हैं जो कि आवश्यक एमिनो एसिड की या आवश्यक एमिनो अम्ल की उपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। इसके बाद सेकंड हमारा जो बेस है वो है स्रोत के आधार पर, यानी जिस सोर्स से हमको प्रोटीन की प्राप्ति होती है। तो हमें भोजन या प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट जो भी प्राप्त होता है वो 2 स्रोत से प्राप्त होता है। पहला एनिमल किंगडम या जंतु जगत से और दूसरा वेजिटेबल किंगडम या
वनस्पति जगत से। तो एनिमल किंगडम यानी जंतुओं के द्वारा जो प्रोटीन की प्राप्ति हमें होती है वो जंतु के मांस से प्राप्त हो, उसके दूध से प्राप्त हो, अंडे से प्राप्त हो, इनसे जो प्रोटीन हमें प्राप्त होती है उसे हम जंतु जगत से प्राप्त प्रोटीन कहते हैं। और वनस्पति यानी दालों, अनाजों और मेवों से जो प्रोटीन हमें प्राप्त होती है, वनस्पति से जो प्रोटीन हमें प्राप्त होती है उसे हम वनस्पति प्रोटीन कहते हैं। तो ये स्रोतों के आधार पर ये प्रोटीन होता है। जिन स्रोतों से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो हमारा तीसरा आ रहा है जिसके आधार पे हम लोग वर्गीकरण करते हैं वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर वर्गीकरण। तो अभी हम लोग इसको भी डिस्कस करते हैं। बच्चों, ये जो हमारा तीसरा प्रकार है वो है बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शंस, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पे प्रोटीन का वर्गीकरण का ये तीसरा आधार है जिस पर हम लोग प्रोटीन का वर्गीकरण करते हैं। प्रोटीन का वर्गीकरण इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर भी किया जाता है। भौतिक गुणों में मुख्य रूप से घुलनशीलता और स्कंदता आती है और गुणों के अनुसार प्रोटीन 3 भागों में विभक्त किया जाता है, जिसमें पहला है साधारण, दूसरा है संयुग्मी और तीसरा है व्युत्पन्न। साधारण यानी सिंपल प्रोटीन, संयुग्मी यानी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और व्युत्पन्न यानी डेराइव्ड प्रोटीन। तो इसकी भी हम लोग चर्चा भी करते हैं। साधारण प्रोटीन हम किसे कहते हैं? साधारण प्रोटीन ये वो प्रोटीन है जो जल अपघटन के पश्चात केवल एमिनो अम्ल में ही अपघटित होते हैं। साधारण प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं। हमने आपको कार्बोहाइड्रेट जब पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि जब हम पॉलीसेकेराइड का जल अपघटन कराते हैं तो वो मोनोसेकेराइड की एक लंबी श्रृंखला देती है। श्रृंखला मतलब आप समझते होंगे चेन जो बनती है। ठीक है, जैसे हमने आपको फिगर बनाया था, उसका पिक भेजी थी आपको स्टार्च की और सेलुलोज की, तो उसमें हमने पूरा चेन बनाया था। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब हम सिंपल प्रोटीन का जल अपघटन करते हैं तो सिंपल प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड का, या साधारण प्रोटीन जो होता है एमिनो एसिड में टूटता है और उसकी एक लंबी चेन देता है। लंबी चेन क्यों देता है? क्योंकि प्रोटीन की जो संरचना होती है वो एमिनो एसिड के कारण होती है। एमिनो एसिड श्रृंखला में जुड़ते चले जाते हैं और प्रोटीन की संरचना का निर्माण करते हैं। तो जब हम प्रोटीन का जल अपघटन कराएंगे तो एमिनो एसिड की एक लंबी श्रृंखला देंगे। तो इसमें जो 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं उसमें पहला है फाइब्रस प्रोटीन जिसे रेशायुक्त प्रोटीन कहते हैं, और दूसरा है गोलाकार प्रोटीन या ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन किसे कहते हैं? वो प्रोटीन जो संरचना में तंतु के समान लंबे होते हैं, या वो साधारण प्रोटीन जो अपनी संरचना में तंतु के समान लंबे होते हैं, उन्हें हम फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। ये लंबे भी होते हैं और कुंडलित भी होते हैं, जो पेप्टाइड श्रृंखला के बने होते हैं। ठीक है, पेप्टाइड श्रृंखला यानी पेप्टाइड एमिनो एसिड के बीच के जो बॉन्ड होते हैं या बंध होते हैं उनको पेप्टाइड बोला जाता है। प्रोटीन के अणुओं के बीच बनने वाले बंध को पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बंध कहते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं वो रेशे लंबे होते हैं, कुंडलित भी होते हैं, बहुत से रेशे जो इसके लंबे होते हैं वो, और पेप्टाइड के बने होते हैं। ये अघुलनशील जंतु प्रोटीन है जिन पर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का कोई प्रभाव नहीं होता है। यानी जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं ये जंतु प्रोटीन होते हैं और ये अघुलनशील होते हैं। जैसे उदाहरण इनका सुन लीजिए, कोलेजन प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन, केराटिन्स, मायोसिन, ओसिन, ये सब, और ये जितने भी नाम आपको बताए गए हैं ये सारे जंतु प्रोटीन के नाम हैं। दूसरा आता है इसमें ग्लोबुलर प्रोटीन। जैसे संरचना में आपने देखा जो फाइब्रस है या फिलामेंटल है, यानी जिसकी लंबाई ज्यादा है, जो लंबे रेशे होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन या गोलाकार प्रोटीन यानी जो संरचना में गोल होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। जैसे उदाहरण भी बताते हैं, यह गोलाकार रचना का होता है क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन्स बहुत अधिक फोल्डेड
या कुंडलित होते हैं। जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स जो बनते हैं वो जितना ज़्यादा कुंडलित होते जाएंगे उतना ज़्यादा वो सर्कुलर या सर्किल में चेंज होते जाएंगे। ठीक है, तो वो उनके बहुत ज़्यादा कुंडलित होने के कारण इनकी संरचना गोलाकार हो जाती है। इस प्रोटीन में एंजाइम, रक्तकण और कई हार्मोन्स होते हैं जैसे इंसुलिन, कोलेजन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन का निर्माण होता है। यानी ये जो प्रोटीन होते हैं गोलाकार प्रोटीन, ये इंसुलिन, ग्लाइकोजन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन इत्यादि का निर्माण करते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, आपको प्रकार हम बता दें, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन, हिस्टोन्स, प्रोटेमिन्स और ग्लूटेलिन्स, ये इसके प्रकार हैं गोलाकार प्रोटीन के। ये साधारण प्रोटीन है। साधारण प्रोटीन में दो प्रकार बताया, फिलामेंटल और ग्लोबुलर। ठीक है, तो ये दो प्रकार हो गए। इसके बाद नेक्स्ट है संयुग्मी प्रोटीन या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। संयुग्मी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जहां किसी चीज का युग्म तैयार हुआ हो या जोड़ा तैयार हुआ हो। ठीक है, संयुग्मी क्यों कहते हैं? संयुग्मी प्रोटीन में एक भाग साधारण प्रोटीन का होता है और दूसरा भाग प्रोटीन रिक्त या प्रोटीन लेस होता है। पहला भाग साधारण प्रोटीन का होता है, दूसरा प्रोटीन रिक्त या प्रोटीन लेस भाग का होता है। और इन दोनों के मिलने से जो नया प्रोटीन तैयार होता है उसे संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो इसको इस भाषा में हम आपको समझाएं, इस तरीके से समझाएं कि कोई ऐसा पदार्थ जिसमें प्रोटीन पाया जाता हो किसी ऐसे पदार्थ के साथ संयोजन करे, संयुक्त हो या जुड़े जिसमें प्रोटीन बिल्कुल नहीं पाया जाता है, तो इन दोनों की रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद जो नया उत्पाद या नया प्रोडक्ट प्राप्त होगा या नया प्रोटीन प्राप्त होगा उसको हम लोग संयुग्मी प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन या कंपाउंड प्रोटीन बोलते हैं। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आसान एग्जाम्पल है याद करने के लिए आपको। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन बनता है ग्लाइकोजन और प्रोटीन के मिलने से। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन है कार्बोहाइड्रेट का पार्ट, लेकिन जब ये प्रोटीन के साथ संयुक्त होगा तो ये ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करेगा, क्योंकि ग्लाइकोजन में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इसलिए जब ये ग्लाइकोजन प्रोटीन के साथ संयुक्त होगा तो जो नया प्रोटीन बनेगा वो ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा। दूसरा फास्फोप्रोटीन। फास्फोरस क्या होता है? फास्फोरस क्या होता है? मिनरल्स में आते हैं। ठीक है, तो मिनरल डिफरेंट चीज होती है, उसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, लेकिन ये फास्फोरस जो प्रोटीन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो जो नए प्रोटीन की प्राप्ति होगी उसको हम लोग फास्फोप्रोटीन कहेंगे और ये फास्फोप्रोटीन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, क्रोमोप्रोटीन है, न्यूक्लियोप्रोटीन है, लिपोप्रोटीन है, मेटाप्रोटीन है। ये सब क्या है? ये सब कॉन्जुगेटेड या संयुक्त प्रोटीन होते हैं। अब लास्ट है इसके बाद डेराइव्ड प्रोटीन या व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन हम किसे कहते हैं? इस समूह में वो प्रोटीन सम्मिलित हैं जो, ध्यान से सुनिएगा, जो सरल तथा संयुक्त प्रोटीन से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक प्रोटीन डीनेचुरेशन द्वारा विच्छेदित होकर डेराइव्ड प्रोटीन देते हैं। प्राकृतिक प्रोटीन डीनेचुरेशन द्वारा विच्छेदित होकर डेराइव्ड प्रोटीन देते हैं। विच्छेदन की सीमा के आधार पर इन्हें दो प्रकार में बांटा गया है, प्राथमिक व्युत्पन्न, द्वितीयक व्युत्पन्न। और इसमें आपको सिर्फ जो है एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं। प्राथमिक और द्वितीयक में ये जो दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, प्राथमिक प्रोटीन और द्वितीयक प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन डेराइव्ड, ये कैसे बनते हैं? सरल तथा संयुक्त, यानी सरल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन, आपने अभी पढ़ा था सिंपल प्रोटीन, और अभी आपने संयुक्त भी सुना, कंजुगेटेड जिसकी हम बात कर रहे थे। जब इन दोनों की आपस में अभिक्रिया कराई जाती है
तो इन दोनों की अभिक्रिया के बाद जो नया उत्पाद हमें प्राप्त होता है उसको हम लोग व्युत्पन्न बोलते हैं। व्युत्पन्न का शाब्दिक अर्थ होता है उत्पन्न से दोबारा उत्पन्न होना। यानी हमारा जो सिंपल प्रोटीन है और जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है ऑलरेडी उत्पन्न प्रोटीन है। जब उन दोनों की अभिक्रिया से नए प्रोटीन की प्राप्ति होगी तो वो हमारा कहलाएगा व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन और द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन। आप जब बुक खोल के पढ़ेंगे और लेक्चर सुनेंगे और बुक खोल करके पढ़ेंगे तो शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं सोर्स ऑफ प्रोटीन। सोर्स ऑफ प्रोटीन की हम चर्चा करेंगे। किस किस स्रोतों से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है, तो जो इसके स्रोत हैं उसके आधार पर ऑलरेडी हम लोग वर्गीकरण एक बार पढ़ चुके हैं। ये वही स्रोत हैं, जंतु जगत से प्राप्त प्रोटीन और वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन। यानी जंतु किसी भी जीव के मांस से, उसके अंडे से या उसके दूध से जो प्रोटीन की प्राप्ति होती है उसे हम जंतु जगत से प्राप्त प्रोटीन कहते हैं। और वनस्पति यानी जो भी प्रोटीन हमें प्राप्त होता है दालों से या ड्राई फ्रूट से, वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले जितने भी प्रोटीन होते हैं उन्हें हम वनस्पति प्रोटीन कहते हैं। और यही दो मुख्य स्रोत होते हैं प्रोटीन की प्राप्ति का। ठीक है, तो आज का हम लोग लेक्चर यही खत्म करते हैं, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो है वो प्रोटीन के कार्य पे डिस्कशन करेंगे। हमारे लिए कौन से आवश्यक प्रोटीन है, कौन से अनावश्यक प्रोटीन है, इनकी पूरे जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। क्योंकि आवश्यक और अनावश्यक ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन दोनों की हम लोग चर्चा करेंगे। ये आप लोग पढ़ के लेक्चर सुनिएगा, बुक में पढ़ के देखिएगा, और जहां कोई आपको प्रॉब्लम आएगी वो आप लोग डिस्कस करिएगा। पर्सनली मेरे पे डाल दीजिएगा मैसेज में या ग्रुप में डाल दीजिएगा कि कौन सा ऐसा पॉइंट था जो समझ में नहीं आया। जब ऑफलाइन आपकी क्लास चलेगी उस दौरान जो भी आपकी प्रॉब्लम रहेगी उसको क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन में हम लोग पढ़ाई करेंगे, ऑफलाइन जब आप लोग इकट्ठे होंगे तो अपनी प्रॉब्लम्स आप लेकर के बैठिएगा, क्वेश्चन बना लीजिएगा प्रॉब्लम्स पे, उन प्रॉब्लम्स पे हम लोग चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे और उसको हम लोग फिर आपस में डिस्कस करके उसका सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पे क्लोज है बच्चों, ध्यान दीजिएगा अपना, और कॉलेज आइए लेकिन अपनी सावधानी के साथ आइए ताकि आपको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। और फिर नेक्स्ट का जो डिस्कशन है वो अगली क्लास में हम लोग करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिएगा बुक लेकर के, और हम लोग ऐसे ही चर्चा करके अपनी क्लासेस करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।